पिछले बजट को हम समझ ही रहे थे कि एक नया बजट आ गया। तो इस बजट में क्या खासियत है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे बड़ा खासियत इस बजट में है जो आज तक के बजट में नहीं हुआ था, कि इस बार का जो बजट पास हुआ है वो डिजिटल बजट कह सकते हैं। मतलब एक टैबलेट में लाया गया था, वहाँ से पेश किया गया था। और ये कोरोना के बाद ये पहला बजट है, क्या कि ये हम लोगों को पता है कि हमारा जीडीपी का क्या हाल था, उसके बाद का ये बजट है। तो इसलिए भी ये बजट अहम रखता है। तो समझते हैं कि हम लोग इस बजट में क्या क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सिद्धार्थ ट्यूटोरियल। तो समझते हैं कि इस पूरे बजट में किन किन लोगों को लाभ मिला है, किन किन लोगों को नुकसान हुआ है। तो आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे और सुने हुए होंगे कि इस बजट में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहुत देश को देखा जाए तो देश के हित में बहुत ज़्यादा फायदा के लायक इस बजट में क्या क्या है काम। तो समझते हैं उस बजट में क्या क्या मेन लाभ जो हम लोगों को मिलने वाला है, उस चीज़ से क्या क्या रिलेटेड है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो देश के लिए देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर में ना बहुत ज़्यादा काम किया गया है। 2,20,000 करोड़। आपको बता दें कि इसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट कोरोना के वैक्सीन के तौर पे खर्च हो जाएगा, इसलिए ये हर बार नहीं रहेगा, इसी बार के तौर पे है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बात है हम लोगों के फ़ायदा के लिए, जो भी व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब किसी भी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, नया खोलना चाहते हैं अपना, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस बार के बजट से। हमें एक एक करके समझना है पॉइंट को क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या फ़ायदा है उन लोगों को। इसमें आपको जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्ट करेगी उसको बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट मिलेगा। पेपर वर्क वगैरह जो होता है वो उन लोगों को उतना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स की जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें छूट मिलेगी जो स्टार्टअप है उनके लिए। और एक टैक्स हॉलीडे जो होता है उसमें भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। तो टैक्स हॉलीडे क्या है समझ लेते हैं। टैक्स हॉलीडे होता क्या है, जो स्टार्टअप के जो कुछ साल हैं उस साल में सरकार को अपने टैक्स नहीं देना है, तो वो जो टैक्स नहीं देना है वही है टैक्स हॉलीडे कहिए या फिर हॉलीडे टैक्स कहिए जो है। इसके बाद जो है सूती वस्त्र जो होते हैं, मतलब कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कृषि और कपड़े के उद्योग में ही लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन इसके लिए कोई फिक्स सैलरी या फिक्स क्या कहते हैं समय नहीं है कि आप इसमें इतना घंटा काम करना पड़ता है या इतना घंटा काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए सरकार सूती कपड़े के उद्योग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बजट में फ़ायदे बताए गए हैं। सूती वस्त्र के इस बजट में जो इतने फ़ायदे हैं, इसके अंतर्गत 2 लाख कंपनियों को एमएसएमई के तहत, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के तहत उसको दर्जा दिया गया है एमएसएमई के तहत। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है एमएसएमई के मतलब, एमएसएमई का मतलब हो गया कि आप अगर उसके अंतर्गत आ जाते हैं जो कंपनी, उसको टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। इससे होगा क्या कि और भी इस फील्ड में डेवलप्ड होंगे कंपनियां। उसके बाद मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था एनपीए के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो एनपीए में उस चीज़ में डिटेल से समझा दिया हूँ। तो एनपीए पे भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें क्या है कि वैसा काम जो कि बैंक पे हम लोग लोन ले लेते थे और भाग जाते थे विजय माल्या की तरह, लेकिन वो फिर वापस नहीं आता था। तो सरकार तब तक कुछ नहीं करती थी जब तक कि आप कुछ बड़ा अमाउंट लेके ना भाग जाए या फिर उसको पूरा तरह से परेशान बंद होने का नौबत ना आ जाए बैंक, तब तक वो सरकार उस पर कुछ नहीं करती थी। लेकिन इस बार क्या की है कि उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिए कि अगर आप 20 लाख तक का भी लेके अगर कुछ दिन के लिए नहीं दे रहे हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एनपीए के तहत बजट में बताया गया था। उसके बाद एक और है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% कर दिया गया है। एफडीआई से बहुत फ़ायदा होता है देश को, उसके बारे में भी अगर नहीं जानते तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। उसके बाद
NRI जो हमारे भारतीय हैं वो कहीं और रहते हैं, जैसे US, कनाडा, अरबी देश में जो जितने भी रहते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें कि आप OPC 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक आदमी कंपनी जो गई है 1 पर्सन OPC जो होती है उसके तहत आप भारत में कंपनी खोल सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके तहत आपको बहुत सारा छूट मिलेगी। इसमें पहले होता था कि अगर कोई कंपनी खोलना है तो उसके लिए हर एक पोस्ट को शेयर देना पड़ता था, CA के लिए अलग, ये उसके लिए, मतलब सबका एक पोस्ट बना के सब चीज़ करना पड़ता था, बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन अब इस बजट के तहत ये बताया गया है कि आप अगर सिंगल आदमी हैं आप सबको सैलरी पे रख लीजिए और बाकी आप कंपनी डेवलप कर दीजिए। कहने का मतलब हो गया कि आप अपने नाम पे रजिस्टर कराइए। अगर आप कहीं बाहर चल रहे हैं सबको सैलरी पे रख के आप उस कंपनी को चला सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोग आएंगे यहाँ पे कंपनी खोलने के लिए जो हमारे भारतीय आदमी हैं, और उससे टैक्स भी सरकार को अधिक मिलेगी, तो सरकार को यहाँ भी फ़ायदा हो रही है। उसके बाद दूसरा बात इस बजट में ये बात बताया गया है कि 75 के जो एज के एबव हैं उन लोगों को ITR का नहीं करना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स उनको पेंशन मिलती है वो बैंक उसको काट के ही उसको वहाँ पे दिया जाएगा। अब वो जो क्या कहते हैं ITR जो फाइल करना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, CA को वगैरह को हायर करके उस मतलब लंबा प्रोसेस है जो कि बहुत बूढ़े जो आदमी हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बजट में ये दिखाया गया है कि इस चीज़ को बैंक खुद ब खुद काट के आपका टैक्स काट के उसके बाद आपको दिया जाएगा। और एक बात है कि जैसे हम लोग अभी कोई भी, जैसे हम लोग सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, BSNL, आइडिया जो भी है सब यूज़ करते हैं, तो अगर हमको ये पसंद नहीं होता है तो दूसरा सिम यूज़ करते हैं, ये पसंद नहीं आता है तो तीसरा सिम यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार इस बार क्या किया गया है कि अगर हमारे शहर में एक बिजली डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसका अपना मनमाना तरीक़ा से पैसा वसूलता था, 5 रुपया यूनिट, 6 रुपया यूनिट, जैसा है वो मनमाना तरीक़ा से करता था। तो सरकार इस बार क्या की है कि आपके बजट में मतलब एक शहर में एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया है, ताकि आप जिससे मन हो आप वहाँ से बिजली ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो बिजली बिल है हम लोगों को, आम जनता को, वो उसमें मनमाना तरीक़ा से वो नहीं वसूल सकता है। ये तो था हमारा फ़ायदा। उसके बाद क्या है समझते हैं। इतना सारा समझे कि यहाँ खर्च करेगी सरकार। अब सबसे बड़ा बात है कि इसमें इस बजट में 40 लाख करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। अब भाई खर्च करेगा तो उसको तो पैसा चाहिए खर्च करने का, तो खर्च, अभी पता है हम लोगों का स्थिति किस हालत में है कोरोना के वजह से, तो उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन खर्च करने के लिए पैसा तो चाहिए। खर्च करेंगे कहाँ से जब तक पैसा नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स जो हमारे पास, ऐसा एसिड्स मतलब जो कि हम लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहा या फिर वो घाटे में चल रही है, उस चीज़ को वो क्या कर रही है, बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर रही है। जिसमें कि सबसे बड़ा है रेलवे का। रेलवे के आप देख रहे होंगे कि जब अक्सर देखते हो कि रेलवे जिस लाइन से पार हुए उसके 2 किलोमीटर उधर और 1 किलोमीटर इधर तक, मतलब अनगिनत दूर तक रेलवे क्या करती है, ज़मीन ले लेती है, फिर लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो फालतू का धरा रह जाता है कि रेलवे का ज़मीन है, वो ऐसा का ज़मीन है। तो उसमें क्या किया है सरकार ने इस बार कि उस चीज़ ज़मीन को किसी प्राइवेट मतलब कंपनी को या फिर जो भी उसको खरीदना चाहेगा कंपनी, उसको लीज पर दे देगी, ताकि उससे जो हम लोग क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हो, वो किसी और काम में इन्वेस्ट कर सके, मतलब सरकार को उससे फ़ायदा मिल सके। दूसरा बात क्या हुआ है कि LIC का भी कुछ चीज़ को, मतलब उस शेयर को वो क्या कर रही है, निजीकरण में कर रही है। तो अब सबसे पहले समझना कि निजीकरण का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। निजीकरण का, सरकारी प्रॉपर्टी और निजीकरण में क्या है, एक बात यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, इसको पहले समझ लीजिए। जिस भी चीज़ में किसी कंपनी, मान के LIC है, LIC में अगर 50% से अधिक शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो वो चीज़ को हम कहते हैं कि नहीं वो सरकारी है, ठीक है। तो उसी तरह अब क्या करेगी सरकार कि अपना जो शेयर है वो 50 कुछ शेयर को क्या करेगी, बेच देगी किसी अनदर पर्सन या अनदर कंपनी के पास, जिससे कि सरकार को कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू मिलेगा उनसे, फ्री में तो किसी को देगी नहीं, तो उससे सरकार को फायदा होगा। उसके बाद और क्या बताया गया है, एयर इंडिया को भी बेचेगी, एयर इंडिया को वहाँ से शिफ्ट कर देगी, आपके क्या कहते हैं जो सरकार की जो शेयर है उससे वो उसको हटा देगी।
अब इन सारे चीज़ों को बेचने के बाद जो भी रेवेन्यू क्रिएट होगा, सरकार क्या कह रही है कि उसको लाइट रेलवे पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जो उसकी ये सारे चीज़ को निजीकरण करने के बाद मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि हम जैसे कि छोटे मोटे शहर हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक हो जाते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में हम बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देगी ताकि आसानी से वहाँ पहुँचा जा सके, जिससे कि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद है कि सबसे बड़ा जो काम किया है ना, वो मेरे नज़र में ये है कि रोड का ये जो प्रोजेक्ट था रोड बनाने का, इस पे बहुत ज़्यादा किए हैं सरकार। 85-100 किलोमीटर रोड बनाने का ये बात सरकार कही है। 22 किलोमीटर पर डे, समझ सकते हैं 22 किलोमीटर पर डे रोड बनाने का एक काम इस बजट में बताया गया है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बात है कि इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आने वाले हैं कि जितने भी निजी मतलब प्राइवेट अपना जो बाइक है या फिर जो भी व्हीकल्स है, उसको 20 साल तक का ये बताया गया है कि आप 20 साल तक उसको चला सकते हैं, उसके बाद उसको आपका बंद करना पड़ेगा। और जितने भी कमर्शियल हैं उसको 15 साल तक। इससे अब क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे बड़ा इससे फ़ायदा यही होगा कि सबसे पहले तो पॉल्यूशन कम होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा है। जिससे पॉल्यूशन, जो पुराना गाड़ी कर्कश हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है। दूसरा बात क्या होगा कि उस चीज़ का जितना भी गाड़ी बेचा जाएगा, मतलब जब जो रिटायर्ड गाड़ी है उसको तो बेच दिया गया, उसका कोई काम नहीं होगा, तो उस गाड़ी का जो भंगार होगा, मतलब चूर चार जिसको बोलते हैं, कचड़ा बोलते हैं, उसको फिर से स्टील बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, गाड़ी का दाम घट जाएगा, क्या कि वैसी स्टील से दूसरा गाड़ी बनाया जाएगा, उससे गाड़ी का दाम भी घट जाएगा। और ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर जो लॉस में जा रहा था, वो थोड़ा सा उसका एक जे कर्व वाला प्रोग्रेस होगा उसमें। ये तो था आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया गया काम। उसके बाद इस बजट में ये बताया गया है कि जो भी बाहर की कंपनियां उस पर जो कि 70% तक अगर प्रोडक्शन भारत में करती है, तो उनको टैक्स से कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। और दूसरा बात है कि अगर आप 70% से अधिक अगर बाहर में करते हैं, तो वो चीज़ों के ऊपर टैक्स कुछ ज़्यादा लगाया जाएगा, जिससे कि हर एक चीज़ों का दाम जो है ना, वो क्या होगा, महंगा होगा। जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस है, उन सब चीज़ों का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और सबसे बड़ा जो गलत काम किया है वो है सोलर एनर्जी वाला, सोलर प्लेट पे जो काम हम लोगों का मिलता है, उस चीज़ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है ताकि उससे और पैसा वसूल सके। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत है, क्या कि हम लोग अभी उस पर शिफ्ट ही हो रहे थे, सोलर एनर्जी पे क्या कहते हैं उससे आप, लेकिन इस टैक्स के वजह से उस चीज़ को हम लोग फिर से निगलेक्ट करना शुरू करेंगे और प्राइवेट बैटरी वगैरह पे ध्यान लगाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसान है। और इस बजट में जो सबसे गंदा काम लगा ना, वो हमको लगा एजुकेशन सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर पे पिछले साल जो बजट आई थी और इस बार जो बजट आई है, उस बजट में 6000 करोड़ का कमी आई है। तो भाई, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक बढ़ेगा कैसे इंडिया। मतलब वही हो गया कि एजुकेशन सेक्टर पे ये बहुत घटिया काम हो गया। दूसरा बात है कि एक बात इसमें लेकिन एक्चुअली ये बताया गया है कि 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण होगा, जिससे कि आप सैनिक स्कूल बनेगा। लेकिन ये बनने का प्रोसेस कब तक जाएगा वो आपको भी पता है। लेकिन ये जो बजट है ये बहुत गलत किया है इस एजुकेशन सेक्टर में। हमको लगा था कि इस बार शायद बढ़ाएगा ताकि और भी बच्चे जो एजुकेटेड हो सके और मतलब इसके डायरेक्शन इसका बढ़ सके। उसके बाद इस बजट में फार्मर्स के लिए जो एमएसपी है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा हुई है। आपको बता दें कि सबसे अधिक समय तक जो रहने वाला फसल है ना, वो गन्ना है। और गन्ना को 3.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से लिया गया है। सोच सकते हैं कि 3.5 रुपया में क्या होने वाला है। एक साधारण जूस भी पीते हैं तो हम लोग 10 रुपया का पीते हैं, लेकिन वो 3.5 रुपया। लेकिन इसको जो है बजट में किसी और तरीक़ा से बताया गया है, मतलब 350 रुपया कुंटल। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बात तो वही ना हुआ, 3.5 रुपया केजी। 3.5 रुपया केजी में कुछ होने जाने वाला आज नहीं है। तो सर इसको भी मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में 4,80,000 करोड़ को दिया गया है। उसके क्या कहते हैं प्रोग्रेस में जो कहिए
4,80,00,000। इसके बाद रेलवे को 1,40,000 करोड़ दिया गया है। और इस बजट में तो कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड था नहीं, मैंने जितना बताया ये लगभग उसके मेन पॉइंट में से एक है। उसके बाद एक और काम किया गया है बजट में, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों में जो इलेक्शन है उन सब जगहों पे थोड़ा अधिक प्रलोभन दिया गया है। ये तो बात स्वाभाविक बात है कि अगर वो सरकार में है और वो ना दे तो फिर सरकार का क्या मतलब है, मतलब सरकार में रहने का क्या मतलब है। और आम आदमी को पहले की तरह ही घंटा मिला है। और चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।